बच्चों आज का टॉपिक हमारा क्या है? हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी आरबीएससी सीबीएसई जिस भी मीडियम में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी बोर्ड से आप, उसमें हम टॉपिक ले रहे हैं हिमांक में अवनमन। एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, एक ही चीज़ फॉलो हो रही है और पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो टॉपिक में हम हिमांक में अवनमन पढ़ना चाह रहे हैं। एक बात और बच्चे, अगर किसी ने हमारा वीडियो आज फर्स्ट टाइम खोला है और वो यही टॉपिक देख रहा है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं बच्चों कि इसके पहले की जितनी भी पार्ट्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा। दूसरी चीज़, आपको लगता है कि यहाँ पढ़ना बहुत आसान लग रहा है, आपको इसकी ज़रूरत होगी आगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ज़रूरत नहीं है तो फिर आप चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से मैं आपको गारंटी से इतना कह सकती हूँ कि जो बुक की लैंग्वेज में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उससे आपको बहुत ही आसान करके हम बता देने वाले हैं यहाँ से टॉपिक को, कि टॉपिक को कितना आसान कर सकते हैं। हर एक चीज़ को हम एकदम ग्राउंड लेवल पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक क्या है अपना, हिमांक में अवनमन। हिमांक शब्द क्या है और अवनमन शब्द क्या है, दोनों को पहले बच्चों क्लियर करेंगे हम। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, कि सबसे पहले हेडिंग को क्लियर करते हैं हम यहाँ से कि हिमांक शब्द का क्या अर्थ है। बच्चों हिमांक का मतलब होता है यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो इंग्लिश में बोल दिया हमने, मतलब वह बिंदु जिस पर द्रव जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, ठोस में बदल जाता है, हिमांक कहलाता है। ठीक है, द्रव जम जाए जिस बिंदु पर, हिमांक कहलाता है। जैसे पानी के लिए यह बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा शब्द था बच्चों अपने पास अवनमन। दूसरा शब्द क्या है यहाँ से, अवनमन। अवनमन का मतलब सीधा होता है कमी। इसका मतलब हिमांक में अवनमन का मतलब हुआ हिमांक बिंदु में कमी आ जाना। हिमांक बिंदु में क्या आ जाना, कमी आ जाना। कमी कैसे आएगी, अब जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी कितने पे जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। अगर यह टेम्परेचर 0 डिग्री से घटकर कितना आ जाए, -1 डिग्री या -2 डिग्री आ जाए या -3 डिग्री आ जाए, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि पानी का हिमांक बिंदु घटता जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अगर पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी जो है, पानी सामान्य पानी 0 डिग्री पर, जबकि नमक का पानी इससे कुछ कम बिंदु पर जमता है। ऐसा तब होता है। तो हमें पता चल गया कि हम यहाँ से जो बात करने वाले हैं पानी और नमक वाले पानी की जब हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर 0 डिग्री से वैल्यू क्या आएगी अपने पास, कम। 0 डिग्री का मतलब हो गया 273 केल्विन। तो हो सकता है नमक वाला पानी जमे वो 270 केल्विन पर, तो कितने की कमी आ गई, 3 केल्विन की यहाँ से क्या आ गई, हिमांक बिंदु में कमी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, समझना आया टॉपिक का मतलब क्या है। आगे वाली बात करते हैं अब। यहाँ से हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या कहता था, क्वथनांक में वृद्धि कहता था। जहां हम कहते थे पानी का क्वथनांक अगर 100 डिग्री है अर्थात 373 केल्विन है, तो पानी, नमक वाले पानी का क्वथनांक डेफिनेटली 373 से मान लीजिए कितना हो गया, 375, तो 2 केल्विन तापमान यहाँ से क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था क्वथनांक उन्नयन में कि जब वाष्पदाब, द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब वह द्रव उबलने लगता है। अगर वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम ना होके यह 0 एटीएम हो जाएगा दाब, तो यहाँ पर पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी भी उबलने लग जाएगा। और वहाँ मैंने आपकी चीज़ भी क्लियर की थी कि हर उबलती हुई चीज़ जरूरी नहीं है जिसका क्वथनांक बिंदु आ चुका है या जो गैस में परिवर्तित हो चुका है वह गर्म ही होगा। क्वथनांक का सीधा मतलब है किसी भी वस्तु की द्रव अवस्था से उसका वाष्प में बदल जाना। अब बात करते हैं यही हम हिमांक में अवनमन की। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। हिमांक में अवनमन क्या कहता है, क्योंकि हिमांक जो बिंदु है वो द्रव से किस में बदलने वाला है, ठोस में बदलने वाला है। किस में बदलने वाला है, द्रव से ठोस में। तो वो ये कहता है कि इसकी द्रव अवस्था का जो वाष्पदाब हो और जो इसकी ठोस अवस्था का जो वाष्पदाब हो, ये दोनों वाष्पदाब जब तक क्लियर नहीं हो जाएंगे, जब तक क्या नहीं हो जाएंगे, जब तक ये दोनों वाष्पदाब यहाँ एक नहीं हो जाएंगे कि द्रव वाले का वाष्पदाब जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हम बात कर रहे हैं द्रव के वाष्पदाब की और ठोस के वाष्पदाब की, जब तक ये दोनों वाष्पदाब के लिए बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक वो वस्तु नहीं जमेगी। अब ये कैसे समझ नहीं आया मैडम, थोड़ा सा
चलो कोई बात नहीं। वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प बनेगी तभी तो दाब आएगा, सीधी बात है। तो मुझे बताइए, क्या ठोस के कण वाष्पित होना चाहेंगे? नहीं, ठोस के कण तो पास पास होते हैं बच्चों। ठोस के कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठोस की वाष्प की बात हम नहीं करते। वाष्प कब की बात करते हैं? जब वह वस्तु द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चली जाए, तब हम बात किसकी करते हैं बच्चों? यहाँ से तब हम बात करते हैं यहाँ से वाष्प दाब की। तो एक तरह से आपके दिमाग में जो चीज़ आ रही होगी वो आप खुद भी कहेंगे कि ठोस का वाष्प दाब, इसका मतलब 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ठोस तो वाष्पित होता ही नहीं है। ये तो ठोस के कण है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों? ठोस के कण है। क्या ये वाष्पित होंगे? अरे नहीं होंगे बेटा। जब किसी चीज़ को जमाते हैं तो क्या उसको हीट देते हैं क्या? नहीं, उसको ठंडा करते हैं। जब ठंडा करेंगे तो सारे अणुओं की जो गति होगी वो क्या होगी? रुक जाएगी और वो वाष्पित नहीं होंगे। अर्थात ठोस का वाष्प दाब कितना मान लें अपन? बिल्कुल 0 मान लें। लेकिन अगर द्रव है हमारे पास, सामान्य पानी है हमारे पास, ठीक है, अगर ये पानी है तो पानी के कण को जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी भी अगर हीट मिल गई तो वो क्या होने लगेगी? इसकी मतलब वाष्प बनने लगेगी। लेकिन इस द्रव के वाष्प दाब को 0 पे ले जाने के लिए आप क्या करेंगे? धीरे धीरे इस वाले पानी को क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। जब आप इसको ठंडा करना चालू करेंगे तो इसकी जो वाष्प होगी या इसकी जो कण होंगे, द्रव के कण जो होंगे, वो क्या होंगे? पास पास आने लगेंगे और यहाँ इसकी वाष्प क्या होगी? कम बनने लगेगी। अर्थात जब द्रव का अणु बिल्कुल वाष्पित होना बंद कर देगा और द्रव का वाष्प दाब भी 0 हो जाएगा और ठोस का वाष्प दाब तो 0 होता ही है उसका, तो तब ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तब वो वस्तु क्या होगी? जम जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं? केवल उसको हिमांक कहा जाता है। अभी तो हमने इसकी बात ही नहीं करी है, अभी तो हमने नमन की बात ही नहीं करी, केवल समझाया है। अवनमन का मतलब होता है हिमांक बिंदु में, मतलब कमी आ जाना। अगर हिमांक के अवनमन की बात है तो हिमांक में कमी आना। तो अभी सिर्फ हिमांक समझाया आपको कि जब द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो इसे हिमांक बिंदु कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या लिखा हुआ, वही चीज़ लिखी हुई मिलेगी आपको कि यहाँ पर ठोस अवस्था के वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? द्रव के। तो ये द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? ठोस अवस्था के वाष्प दाब के। तो इसे क्या कहेंगे? हिमांक बिंदु। अब कहता है कि अगर शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक मतलब किसकी बात हो गई? पानी की। इसमें क्या मिला दिया? कोई अवाष्पशील ठोस विलय, मतलब पानी में क्या मिला दिया बच्चों? नमक मिला दिया। तो वाष्प दाब में अवनमन, सीधी सी बात है भैया। जब पानी में कोई नमक या कुछ भी मिलाया जाता है तो वहाँ पर उसके वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। ये चीज़ मैंने पहले बिंदु में बता दी थी। ये हिमांक में अवनमन तीसरा गुणधर्म है आपका अनुसंख्य गुणधर्म। मैंने आपको बताया था पानी में नमक मिलाते हैं तो सतह पर विलायक के अणु की कमी हो जाती है और वहाँ क्या आने लगती है? उसमें उसकी कमी आती है। तो वाष्प दाब में अवनमन के कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, चलो मैं आपको थोड़ा और क्लियर करती हूँ। ये अपने पास पानी है, 1 2 3 4 5 कण है पानी के, और यहाँ भी अपने पास पानी है और बीच बीच में किसके कण है? नमक के कण है। ये नमक के कण है। अब पहले से इसके ऊपर नमक का कण आ गया और नीचे ये वाला जो कण मैंने दिखाया है ये भी पानी का है और इसके नीचे भी पानी का कण है। अब आप खुद ही बताइए, नमक का जो ये वाला जो कण है, भाई कौन सा कण की बात कर रहे हैं? ये वाले कण की बात कर रहे हैं, है ना। अब जब ये वाला कण जो है ये वाष्पित होगा ही नहीं। खुद सोच के देखिए, ये वाला जो कण मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला कण तो वाष्पित होगा ही नहीं। तो नीचे वाली बात सीधी सी है, नीचे वाला पानी का कण भी कभी वाष्पित नहीं होगा और इसकी वाष्प बनने से रुक जाएगी। इसी तरह से हम अगर इसकी बात करें तो ये वाला जो कण है ये वाष्पित होने के बाद इसका नंबर निश्चित रूप से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये वाला जो कण है ये पानी का कण है, ये वाष्पित हो जाएगा तो नीचे वाला कण भी वाष्पित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला कण जो था नमक का था, नमक के नीचे पानी का कण था, तो नमक का कण जब तक वाष्पित नहीं होगा तब तक नमक के नीचे वाला पानी का कण भी वाष्पित नहीं होगा। तो निश्चित सी बात हो गई, शुद्ध जल का वाष्पन ज्यादा होगा और नमक मिले पानी का वाष्पन क्या होगा? कम होगा। इसीलिए लिखा हुआ है ऊपर कि वाष्प दाब के कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। आई बात समझ में आपको बच्चे? यहाँ से चलो, अब अपनी बात यहाँ से समझ आ चुकी है आपको। चलो अब आपके आगे की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए क्या लिख दिया? माना शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है? T0F है। कितना है शुद्ध विलायक का हिमांक? T0F। T0F का मतलब क्या है? देखिए हमने आपको पहले ही समझाया था। T का मतलब होता है बच्चों टेम्परेचर, ठीक है। F का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक
बिंदु जमाव बिंदु, ठीक है। और नोट जो लगा हुआ है, बिंदी जो लगी हुई है वो किसको बताती है, शुद्ध अवस्था को। शुद्ध अवस्था में हिमांक बिंदु कितना है और विलयन का कितना कह रहा है, TF। अब मैं आपको बता देती हूँ, पानी का जो हिमांक बिंदु है वो कितना है, 273 केल्विन, या फिर हम कह दिया 0 डिग्री। हमने कह दिया नमक वाला जो पानी है इसका हिमांक बिंदु इससे घट गया, वो कितना रह गया, 270 केल्विन। तो यहाँ पर दोनों का जो -3 डिग्री हो गया यहाँ से, ये है ना। अब हमने कह दिया ये 273 है, ये 270 है, तो हम पानी को तो कह रहे हैं T0F, पानी को तो क्या कह रहे हैं, T0F, और नमक वाले पानी को क्या कह रहे हैं, TF। ये नमक वाला पानी है, मतलब ये विलयन है। अब ज़्यादा कौन सा है इसके अंदर, T0F है, तो इसके अंदर ये तो हो गया 273 और ये हो गया 270, तो दोनों के अंदर कमी कितनी आ गई, दोनों में देखे तो 3 केल्विन की। तो आपने किस में से किसको घटाया, T0F में से किसको घटाया, TF को। और हमने ध्यान है ये अंतर कितना आ रहा है, अंतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। और किस में अंतर है, ये हिमांक बिंदु में अंतर है, तो ये क्या हो गया, डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। बस तो बस इसी इक्वेशन को ऊपर लिख दीजिए, यहाँ से ये लिखा जा सकता है, डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। तो ये जो डेल्टा है, इस समय ये जो अंतर आपके सामने लिखा गया है बच्चों, ये अंतर कैसा अंतर है, यहाँ से ये अंतर है इसमें कमी का अंतर, कि कितनी कमी आई। जितनी भी कमी यहाँ से आई है बच्चों, उसी को हमने कह दिया हिमांक में अवनमन। अब एक चित्र देख लेते हैं यहाँ से, देखिए स्टूडेंट, अब ये ग्राफ आपके सामने, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ग्राफ में क्या है, एक एक चीज समझिएगा। ये हमने लिखा वाष्प दाब, इसका मतलब इस स्थिति में यहाँ इस पॉइंट पर वाष्प दाब ज़्यादा होगा, यहाँ इस पॉइंट पर तापमान ज़्यादा होगा। अब आप बिंदु C को लेके चलिए, बिंदु C की अगर हम बात करते हैं और यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचते हैं बच्चों, ये देखिए, ये यहाँ से डॉटेड लाइन खींची हमने, तो यहाँ से हम इतना कह सकते हैं कि C बिंदु पर तापमान क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब C बिंदु पर अवस्था कैसी है, द्रव है। हिमांक के लिए हम ये चीज़ खींच रहे हैं, इसका मतलब कब ये बिल्कुल द्रव से किस में चेंज हो जाएगा, ये ठोस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो C बिंदु पर टेम्परेचर हम देख सकते हैं ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से बात है कि अवस्था कैसी है, द्रव है। धीरे धीरे हमने इसको ठंडा किया तो हमने देखा टेम्परेचर देखिए यहाँ से कम होता जा रहा है, क्योंकि तापमान जो है वो इस दिशा में बढ़ रहा है, तो इस दिशा में नेचुरली कम होगा। तो अब आप देखिए, और देखिए यहाँ से तापमान और कम हुआ। जैसे ही B बिंदु पर आते हैं, कौन से बिंदु पर आए हैं बच्चों, यहाँ से हम ये देखिए कौन से बिंदु की बात कर रहे हैं, जैसे ही हम यहाँ पर B बिंदु पर आते हैं, बाकी चीजें हम मिटा देते हैं यहाँ से, एक से, है ना। जैसे ही B बिंदु पर पहुंचते हैं, हमें यहाँ से एक्चुअली डॉटेड लाइन लेनी थी B बिंदु के लिए, तो ये डॉटेड लाइन हमने यहाँ से ले ली है B बिंदु के लिए, कि इस बिंदु पर जो तापमान होता है C से B तक लाते लाते यहाँ पर जो अवस्था आ जाती है बच्चों, ठोस अवस्था आ जाती है। कैसी अवस्था आ जाती है इसकी, ठोस अवस्था आने लगती है। और उसके बाद A से B तक की जो अवस्था रहती है बच्चों, ये यहाँ पर धीरे धीरे तापमान कम होने से यहाँ पर ये द्रव जमने लगता है। मतलब B से A पर आते समय द्रव क्या होता है, जमने लगता। तो हमने आपको इतना बता दिया कि B से C तक की अवस्था जो रहती है बच्चों, ये वाली अवस्था कैसी रहती है, द्रव। लेकिन बिंदु B पर अवस्था कैसी जाती है, ठोस हो जाती है। तापमान निरंतर घटने के कारण यहाँ पर इसका वाष्प दाब जो होता है वो बिल्कुल घटने लग जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से B बिंदु पर क्या हो चुका है, ठोस हो चुका है। अब हम एक और ग्राफ खींचेंगे इसी के लिए। ये जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ है अपना विलायक के लिए। कौन सा ग्राफ है ये बच्चों, ये वाला ग्राफ किसके लिए है, अपना विलायक के लिए। एक ग्राफ और खींचते हम यहाँ से, ये ग्राफ हमने खींचा। अब इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ को नाम दे दीजिए बच्चों PQ ग्राफ। इस PQ ग्राफ में हम ये जान रहे हैं, क्योंकि ये P बिंदु जो आया वो A और B के बीच में आया है, और A और B का जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, जो भी ग्राफ है, इसके A से और B तक की अवस्था पूरी तरह से क्या है, ठोस है। जो कि ऐसे मैंने यहाँ द्रव लिखा है ना, ऐसे यहाँ A से B तक की अवस्था कैसी है यहाँ से बच्चों, ये ठोस अवस्था है। तो P भी इसी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये अवस्था कैसी आ चुकी है, द्रव अवस्था आ चुकी है, और यहाँ पे ठोस अवस्था आ चुकी है। तो हमने यहाँ से डॉटेड लाइन यहाँ से खींच लेनी है, और डॉटेड लाइन खींचने के साथ ही बच्चों यहाँ पर अब दोनों में अंतर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी अंतर को हम क्या कहेंगे, डेल्टा TF। क्या कहेंगे बच्चों, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। मैंने इसकी एरो के ऊपर जो लिखा है वो क्या लिखा है, डेल्टा TF लिखा है। और जो मैं यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ आगे,
यहाँ पर ये वाला नीचे वाला जो पॉइंट है ये किसके लिए है, अपना विलायक के लिए है, तो विलायक के लिए होगा टी नोट एफ, जबकि विलियन के लिए क्या होगा, टी एफ होगा। और हमें पता है कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिखवाया मैडम ने, टी एफ नोट माइनस टी एफ लिखवाया है। ठीक है, तो ये किसके लिए है बच्चों, ये वाला ग्राफ किसके लिए है, ये विलियन के लिए है, और ऊपर वाला ग्राफ किसके लिए है बच्चों, ये है आपका विलायक के लिए। थोड़ा सा स्पेस कम है शायद, देखिए यहाँ से, अब अपने पास काम ही नहीं है जगह की, मैंने थोड़ा शिफ्ट कर लिया है इसको। ये क्या है यहाँ से, ये विलायक है, ठीक है, और ये विलियन है। अब ये ग्राफ आप तो समझ आ गया होगा बच्चों यहाँ से, ठीक है, तो ये ग्राफ है अपना, यहाँ से भी थोड़ा सा इस ग्राफ को सही कर देते हैं बच्चों। चलो ये अपना ग्राफ यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। आपको फिर से बता देती हूँ इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ से जो विलायक का जो ग्राफ है, विलायक का ग्राफ है बच्चों ए बी और ये सी, जहाँ बी और सी की अवस्था कैसी रहती है, द्रव, ए और बी की अवस्था कैसी रहती है, ठोस आ जाती है। बी अवस्था पे द्रव क्या हो जाता है, जम जाता है, और इस जमा बिंदु को टी नोट एफ नाम दिया गया। विलियन के लिए हम कहते हैं ये अवस्था कौन सी है, पी से क्यू है, पी बिंदु पर ये द्रव जम जाता है, जिसे जमा बिंदु को टी एफ नाम दिया है। चूंकि टी नोट एफ की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए टी नोट एफ में से टी एफ को घटा देंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा हिमांक में अवनमन। आइए स्टूडेंट्स थोड़ा सा लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ से लिखने की बात हो रही थी, तो देख लीजिए एक बार कि यहाँ पर हमने जो आपको बताया कि वक्र कौन सा है अपने पास बच्चों, ए बी है। वक्र ए बी है जो कि यहाँ पर क्या बता रहा है, वो उसकी ठोस अवस्था, यही चीज़ बताई थी आपको कि वक्र ए बी ठोस अवस्था को बताता है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि यह शुद्ध विलायक तथा विलयन का ताप कम करने पर क्या कहता है आगे, क्रमशः बी बिंदु और पी बिंदु पर ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, दोनों बिंदुओं के संगत ताप टी एफ नॉट और टी एफ है तथा इसमें हिमांक विलयक व विलयन के हिमांक हैं। ठीक है, प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि हिमांक में अवनमन विलय की मोललता की समानुपाती होता है। आपको बच्चों इतना तो याद होगा, क्वथनांक में उन्नयन हमने पढ़ा था पार्ट एफ में, और वहाँ पर आपको याद होगा हमने कुछ ऐसे लिखा था, डेल्टा टी बी नोट समानुपाती होगा मोललता के, सिद्ध भी करके बताया था। अब यहाँ से केवल क्या है, बी की जगह क्या आ जाएगा एफ। एफ का मतलब क्या है, फ्रीजिंग, ठीक है, मतलब क्या है टेम्परेचर, और डेल्टा मतलब क्या है यहाँ पे अवनमन मतलब कमी। अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ये बिल्कुल उसी के जैसे हैं जैसे हमने हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था। ठीक है, चलिए इसको अब आगे कंप्लीट कर लेते हैं। के एफ का मतलब क्या होगा, यहाँ से के एफ का मतलब होगा मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए गुणा डब्ल्यू बी। ठीक है, अब हमने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि के एफ का मान जो होता है, जो के बी के लिए लिखा था, बल्कि बिल्कुल सेम लिखेंगे हम। के एफ का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। बच्चों एक चीज़ हम आपको बोल दें इसके अंदर आपको, कि कोई भी वीडियो मेरा आता है आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करिए, क्योंकि हम वहाँ पर आपके लिए न्यूज़ जो है वो अपडेट करते रहते हैं। जब भी किसी वीडियो को देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका मान समीकरण से प्रायोगिक रूप से निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे लिख देंगे बच्चों इसका मान, ये देख लीजिए यहाँ से, कि एफ बराबर एम बी इंटू आर इंटू, बच्चों इस समीकरण में आपको याद करने का कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज़ आपको लिखनी होगी, है ना, समझने का भी नहीं है इसके अंदर। और टेंशन मत कीजिए, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, बस हमें ये देखना है कि वास्तव में ये जो वैल्यू है वो आती कहाँ से है, तो यहाँ से आती है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है डेल्टा एफ यू एस एच, इसका मतलब क्या है, तो डेल्टा एफ यू एस को बोलते हैं फ्यूज़न एच, मतलब इसका क्या है, मोलर गलन एंथैल्पी, मतलब गलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब पिघलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ही मोलर गलन एंथैल्पी कहते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है आपका हिमांक में अवनमन, ये यहीं फिनिश हो जाता है। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ से रिलेटेड, जो आपको अच्छा भी लगेगा और एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने पास क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं बच्चों कि 0.1 m का मतलब क्या है। इसका मतलब है 0.1 मोल, ठीक है। अब ये 0.1 मोल का जो द्रव्यमान है वो इन सब के लिए अलग अलग होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 0.1 मोल में कितने परमाणु होंगे, कितने अणुओं की संख्या होगी, वो इन सब की समान होगी, क्योंकि 1 मोल में अणुओं की या परमाणुओं की या आयन की संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो अगर मैं इन सबको कह देती ये सब 1 मोल चीज़ है हमारे पास, तो भी तो सेम होता। तो यहाँ से 0.1 मोल में जो कणों की संख्या होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो 0.1 m इनके सबके मोलारिटी दी हुई है, तो आप इतना समझ जाइए इन सभी का मतलब जो होता है वो इतना ही होता है कि यहाँ भी इतने ही कण हैं। 0.1 m में यूरिया के कण कितने होंगे, 0.1 m में CaCl2 कण कितने होंगे, सांता समान है ना। अब बात आती है कि वास्तव में अगर मैं आपसे कहूँ एक यूरिया का कण और मैं आपसे कहूँ एक कैल्शियम क्लोराइड का कण, बताइए इनमें कितने कण होंगे। मतलब एक अणु तो मैं यूरिया का कह दूं और एक अणु किसका कह दूं, कैल्शियम क्लोराइड का कह दूं, और हमने इन दोनों को क्या करा, पानी में डाल दिया। आपने कहा कि मैडम इसके अंदर मैंने एक अणु डाला यूरिया का, तो बच्चों केवल यूरिया का एक ही अणु रहेगा, ये किसी में टूट फूट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने NaCl को डाला तो बच्चों आप जानते हैं प्लस अलग हो जाएगा और माइनस अलग हो जाएगा, अर्थात एक NaCl कितने कणों में टूट गया, 2 कणों में टूट गया। इसी तरह से आप CaCl2 को डालेंगे तो ये कितने कणों में टूट जाएगा, एक कैल्शियम आयन, और क्लोराइड कितने दिख रहे हैं, 2 क्या बन जाएंगे, 2 Cl माइनस यहाँ से बन जाएंगे। तो इसके अंदर पहले तो आप कणों की संख्या को निकालिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि हिमांक अवनमन के घटते क्रम में लगाइए, अर्थात अणु संख्या गुणधर्म आपसे पूछा है। तो यहाँ यूरिया का बच्चों एक ही कण रहेगा, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड में कितने कण हो जाएंगे, 3, NaCl में एक Na प्लस रहेगा, दूसरा Cl माइनस रहेगा, तो कितने कण होंगे, 2, AlCl3 में कितने रहेंगे, 4, कैसे रहेंगे 4, एक एल्यूमिनियम को और 3 क्लोराइड के, ऐसे भी गिन सकते हो, 1 और ये 3 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अगर हम इसको गिने तो कितने हैं, 4 तो पोटेशियम हो गए और 5वां ये हो गया पूरा की पूरा, ये टूटता नहीं है अलग से, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। आप चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पर कि इसके अंदर यूरिया का तो एक ही कण रहेगा, नोट डाल के कि कैल्शियम क्लोराइड में एक तो बनेगा कैल्शियम आयन का और 2 बनेंगे क्लोराइड आयन की, तो कुल अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। चाहे तो आप इस तरह से भी नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे घटते हुए क्रम में कैसे लगाएंगे आप। तो ये तो कण है, ये कणों की क्या है, संख्या। चलो मैं कण लिख देती हूँ यहाँ पर कि कितने कितने कण यहाँ से मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाएं आप यहाँ से। चलिए आगे की बात करते हैं यहाँ से कि यहाँ से क्रम कैसे लगाना है। आप जानते हैं हिमांक अवनमन क्या है, एक अणु संख्या गुणधर्म है जो कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो सबसे ज़्यादा हिमांक में कमी किसकी होगी, जिसमें कण क्या है, सबसे ज़्यादा है। हम कहते हैं सतह पर यहाँ अगर 5 कण आ रहे हैं पदार्थ के, अवाष्पशील पदार्थ, और यहाँ सतह पर केवल 1 कण आ रहा है अवाष्पशील पदार्थ का, बाकी सारा क्या है, पानी है, तो सबसे ज़्यादा हिमांक जो कम होगा वो किसका होगा, 5 वाले का होगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये अणुसंख्या गुणधर्म है। घटता क्रम लगाना है तो सबसे ज़्यादा किसका है, K4FeCN का होल 6, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा है। इसके बाद 4 वाले का नंबर आएगा तो AlCl3, इससे कम कौन है, इससे कम है CaCl2, इससे कम कौन है NaCl, और सबसे कम कौन है, यूरिया। तो ये हो गया इनका घटता हुआ क्रम, ठीक है। अगर मैं यही आपसे कह देती कि इनका आप बढ़ता हुआ क्रम लगाएं तो आंसर क्या होता, आंसर के केस में कुछ भी नहीं है। ये जो अपने पास आंसर होता कि बढ़ता हुआ क्रम लगाना होता तो हम आंसर कहाँ से स्टार्ट करते, हम आंसर यहाँ से स्टार्ट करते कि सबसे ज़्यादा कौन है, ये है, अपन ऐसे कर लेते। इससे ज़्यादा कौन है अपने पास, AlCl3 है, तो सबसे लास्ट में यहाँ कौन चलता, यूरिया। यूरिया से ज़्यादा NaCl, NaCl से ज़्यादा कैल्शियम क्लोराइड, उससे ज़्यादा, तो ये वाला क्रम होता बढ़ते हुए और ये कम हो गया अपने पास ऊपर वाला घटते हुए। अगर मैं आपको नोट डलवा के लाइन एक और लिखवा दूँ, नोट डाल के लिख लेते हैं हम यहाँ से एक लाइन, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अपने यहाँ पे। तो यहाँ आप लाइन लिख सकते हैं
कि यही क्रम वाष्प दाब अवनमन का होगा, यही क्रम वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन। और अगर हम यहाँ से अभी चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी नहीं है, परासरण दाब भी क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है, तो वही लगा लीजिए। यही क्रम वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, परासरण दाब। और मैं एक और चीज़ लिखवा देती हूँ, ये चीज़ें आप अभी पढ़ेंगे। वान ट हाफ गुणांक, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे लेकिन एक साथ लिख लेते हैं। वान ट हाफ गुणांक, अणुसंख्या गुणधर्म के बढ़ते क्रम में, चलो उसकी जरूरत नहीं पड़ी, वान ट हाफ गुणांक का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में इन चारों में से कुछ भी आ जाए, 1, 2, 3, 4, इसके हिमांक अवनमन के अलावा ये सारी चीज़ें भी आ जाएं बच्चों, तो भी आंसर क्या आएगा बच्चों, यही आने वाला है। चलिए बच्चों, आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कहेंगे मैम न्यूमेरिकल्स तो आपने कराए नहीं बीच बीच में, तो टेंशन मत कीजिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन भी कवर करेंगे इस चैप्टर का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन परासरण और परासरण दाब। बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्लीज़ बच्चों अपने ही ग्रुप में, आपका जो स्कूल ग्रुप है वहाँ शेयर करिए, अपने बच्चों तक और बच्चों तक पहुँचाइए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इसकी स्टडी आपको डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में, आपकी स्टडी में आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। आपने टॉपिक पढ़ लिया है, इट्स ओके, और अच्छी तरह से समझने के लिए, रिवीजन करने के लिए आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई नई चीज़ आसान तरीके से समझने को मिलेगी, इतना मैं अपना आपको भरोसा दिला सकती हूँ, या मैं ऐसा कह सकती हूँ, मैं पूरी मेहनत करूँगी चीज़ को आपको सरल से सरल समझाने की। थैंक यू स्टूडेंट्स, और शेयर करना नहीं भूलिएगा स्टूडेंट्स, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, अपना इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप जिस भी सोशल अकाउंट पर हैं, आपके साथ मैसेजिंग में जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आपका शेयर करना ही हमारे सपोर्ट को दर्शाता है कि मैम को आप सपोर्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।